अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर उठाया फोन टैपिंग का मामला। पेगासस का किया जिक्र, कहा उन्हें पता है उनका फोन हो रहा है टैप। राहुल गांधी के मुसलमानों पर दिए बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। राहुल गांधी को दी नसीहत, कहा राजस्थान के सीएम को समझाए क्या है मोहब्बत की दुकान। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपनी रणनीति में किया बदलाव। कैडर बनाने पर लगाई रोक। 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने का रखा लक्ष्य। बुलंदशहर में असामाजिक तत्वों ने 4 मंदिरों में की तोड़फोड़। करीब 1 दर्जन से ज्यादा देव प्रतिमाओं को किया खंडित। केस दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में 36 सालों में सबसे ठंडा रहा मई का महीना। मौसम विभाग ने दिल्ली बेंगलुरु में जारी किया येलो अलर्ट। आने वाले दिनों में तूफान और बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुसलमानों पर बयान देकर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर करेंगे सीधी चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सेल्फ गोल के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बार फिर किया। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद ही घिर गए। कार्यक्रम में राहुल गांधी से भारत में मुसलमानों की दशा पर सवाल पूछा गया, लेकिन वो इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते घेरते पूर्व की कांग्रेस सरकार को घेर बैठे, अर्थात सेल्फ गोल कर बैठे। राहुल गांधी ने कहा कि अभी भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वो ठीक वैसे है जैसे 80 के दशक में यूपी में दलितों की थी। कम्युनिटी इन इंडिया टुडे हैपेंड टू द दलित कम्युनिटी इन द 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. इस बयान के बाद राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए। ओवैसी ने अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करते हुए 1980 के दशक में मुसलमानों के खिलाफ कथित हिंसा का जिक्र किया, जब उत्तर प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ओवैसी ने दावा किया कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता ने देश में मुसलमानों को बर्बाद कर दिया और इसका इस्तेमाल संसद और विधानसभाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व खत्म करने के लिए किया गया। सरकार में थे, आपने नहीं किया। आपने सरकार में थे, गुजरात के लोगों का आपने साथ नहीं दिया। आप सरकार में थे, आपने कोटा हटाया, आपने यूएपीए को स्ट्रांग कर दिया। तो वहीं बीजेपी ने राहुल के बयान को देश का अपमान करने वाला बयान बता डाला। बीजेपी ने इसके साथ राहुल की विदेश यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं है। अमेरिका में राहुल गांधी लगातार भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने और विरोधियों की आवाज दबाने संबंधी बयान दे रहे हैं, पर उनके इन आरोपों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर भारत में विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है, तो वो लगातार सरकार के खिलाफ तीखे और अमर्यादित आरोप कैसे लगा रहे हैं? अगर भारत में संवैधानिक संस्थाओं पर संघ और बीजेपी का कब्जा है, तो वो कर्नाटक में चुनाव कैसे जीत गए? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया। तो देखिए, राहुल गांधी दूसरी बार इस तरीके का बयान देते नजर आए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के दौरे पर हैं राहुल गांधी और इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही उन्होंने 1980 का जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरीके से 1980 में दलितों का हाल था, वही इस समय पर मौजूदा सरकार में मुसलमानों का वही हाल है, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। एक के बाद एक
जो वार पलटवार का सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक तरफ राहुल गांधी ने इसको लेकर बयान दिया तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी सरकारों को भी उन्हें जगाना चाहिए जहां पर उनकी खुद की सरकारें हैं। तो ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है और इस दौरान जब उनसे भारत में मुसलमानों की स्थिति पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि 1980 में जिस तरीके से दलितों का हाल था वही अब मौजूदा सरकार में मुसलमानों का हाल है। लेकिन क्या विदेश धरती पर इस तरीके के बयान दे देने से क्या भारत में जिस तरीके की स्थिति है उस पर किस तरीके का असर पड़ेगा, और इसी को लेकर अब राजनीति जो है वो पूरे चरम पर है। से बयान देते नजर आ रहे उस पर जो सियासत है वो पूरे तरीके से गर्मा चुकी है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी की तरफ से भी और दूसरे दलों की तरफ से भी इस पर बयान सामने आ रहे। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ में जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता हेमचंद शर्मा जी और साथ ही कांग्रेस से जुड़े हैं भूदेव शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के साथ ही करूंगी। भूदेव जी, जिस तरीके से बात करें राहुल गांधी की दादी की, इंदिरा गांधी की, और पूर्व प्रधानमंत्री भी रही हैं, उनका साफ तौर पर एक सिद्धांत हुआ करता था कि भारत की बातें विदेशी जमीन पर जाकर नहीं कहनी है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अब उन्हीं सिद्धांतों से पलटते नजर आ रहे हैं, जैसे कि 2 बार बयान आ चुका है। देखिए, मुझे ये बताइए कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ कि विदेशी धरती पर जाकर के और भारत के बारे में बात करना, भारत के बारे में नहीं, मैं कहूँ सरकार के बारे में सवाल उठाना। अगर अपने ही भारतीय मूल के लोगों के बीच में अगर अपनी सरकार की अगर बातें रखना, इन लोगों को लगता है कि ये भारत के बारे में बात रखना है, भारत के देश प्रेम बोलना है, तो मुझे नहीं लगता कि इनका स्तर कहां तक गिर सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए और विदेश में जाकर के ये कहते हैं कि हमारे देश के लोग ये सोचते थे कि 2014 से पहले अगर हमने भारत में जन्म लिया है तो पिछले जन्म में पाप किए हैं, तो क्या वो पाप किए हमने? तो वो क्या बोल रहे थे? वो क्या बोल रहे थे? अपने ही मूल के लोगों के बीच में, अपने भारतीय मूल के जो अपने जिनको हम अपना मानते हैं उन लोगों के बीच में अगर वो सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? आज ये क्यों हो गया है कि आज अगर सरकार के ऊपर अगर सवाल उठाया जाता है तो उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। आज मोदी जी से कोई सवाल किया जाता है तो देशद्रोही बोल दिया जाता है। अरे भाई, आपको जनता ने चुना है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आप पर सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन भूदेव शर्मा जी, जिक्र सवाल उठाएगी। भूदेव शर्मा जी, जिक्र 1980 का किया था, पता है ना आपको? कांग्रेस की सरकार थी, दलितों का जिक्र किया है, अपनी सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उस यही मैं बोलता हूँ कि यही हमारे नेता राहुल गांधी जी की खासियत है। यही हमारे नेता राहुल गांधी जी की खासियत है, अपनी सरकार फंसा देना, अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर देना, ये खासियत है। अरे अब आप पूरा जवाब सुनिए या फिर आप कुछ सवाल पूछिए। मैं जवाब सुन भूदेव शर्मा जी, मैं जवाब के लिए ही बैठी हूँ। मैं यहाँ पर सवाल करने और आपसे जवाब लेने के लिए ही बैठी हूँ। आप जवाब दीजिए। मैंने जवाब पूरा तो देने दीजिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि यही हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की और हमारे नेता की खासियत है। अगर चाहे 1984 की बात हो या जो भी भूतकाल में जो भी बातें रही है उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है जो कांग्रेस पार्टी से गलतियां हुई है। लेकिन क्या गलतियां हर किसी से होती है? अगर 100 काम करते हैं तो हो सकता है 4 गलतियां भी होंगी, 4 में सही होंगी, तो उन गलतियों को एक्सेप्ट किया है उन्होंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश आजाद हुआ था, एक विकास एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से विकास होता है। लेकिन आज देश में जिस तरह से देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, एक तरफ मणिपुर जल रहा है, अपने देश का हिस्सा जल रहा है, एक राज्य जल रहा है, और मोदी जी एक शब्द बोलने की जगह विदेशों में घूम रहे हैं, कर्नाटक में हाथ हिलाते हुए प्रचार कर रहे हैं। इसका कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ये देश की बेटियां जिन्हें जो मेडलों को करने गंगा नदी तक पहुंच जाती है,
और इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती है, और आप लोग भी उनसे सवाल नहीं पूछते हो। और अगर राहुल गांधी जी सरकार को लेकर के सवाल उठाते हैं तो भूदेव शर्मा जी, देश का कोई भी मुद्दा हो, मीडिया प्रमुखता से मुद्दा उठाता है, आप मीडिया पर सवाल, अब ऐसा लगता है कि आप मीडिया पर सवाल नहीं उठा सकते, हर मुद्दे को मीडिया उठाता है। आज राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर हम मुद्दा उठा रहे हैं, हर मुद्दे को मीडिया उठाता है। आप आरोप प्रत्यारोप विपक्ष पे और सरकार पर कर सकते हैं, मीडिया पर सवाल नहीं। अब ऐसे लगता है, नहीं भूदेव शर्मा जी, ऐसा लगता है कि अब जहां पर सवाल जवाब आते हैं आप मीडिया को बीच में ले आते हैं। मीडिया का काम है सवाल पूछने का, तो मीडिया सवाल पूछ रहा है आपसे। आपने मोदी जी पे सवाल उठाए, आपने मोदी जी जब विदेशों में जाकर मैं बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ में बैठे, मैं उनसे सवाल करूंगी। अगर मैं उनसे सवाल नहीं करूंगी तब आप मीडिया पर सवाल उठाइए। आप सीधे तौर पर मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे जो सवाल उठे हैं, अब उठाने देखिए भूदेव शर्मा जी, मैं मीडिया को लेकर यहाँ पर बहस करने नहीं आई हूँ, मुद्दे को लेकर बहस करने आई हूँ। मुद्दे पर मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब आप मुझे दीजिए। मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है मीडिया का। मैं यहाँ पर मैं मीडिया पर भूदेव शर्मा जी, मैं मीडिया पर नहीं देने आई हूँ, मैं मीडिया पर डिबेट करने नहीं आई हूँ, मीडिया पर नहीं। सुन लीजिए, नहीं भूदेव शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी, आपके सवाल है मैं उनसे पूछ लेती हूँ। खेमचंद शर्मा जी, आखिरकार जब आप भूदेव शर्मा जी, अब सवाल सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। खेमचंद शर्मा जी, जब पीएम मोदी विदेशी धरती पर जाते हैं, दूसरी सरकारों पर सवाल उठाते हैं, तब देश का अपमान नहीं होता। जब राहुल गांधी वहां पर जाते हैं तब देश का अपमान होता है। जवाब दीजिए। देखिए, सरकारों पे सवाल उठाना, देश पे सवाल उठाना, देश के बारे में अनगल बातें करना और सरकारों पे आरोप लगाना, दोनों में बड़ा फर्क है। ये राहुल गांधी सरकारों पे थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, ये तो अनगल बातें कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार होते थे कांग्रेस के जमाने में, उसी तरीके से आज मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं। कौन से अत्याचार मुसलमानों पे हो रहे हैं? क्या मुसलमान भारत से ज्यादा पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, अफगानिस्तान में सुरक्षित हैं, या किसी और देश में सुरक्षित हैं? कौन सा ऐसा देश है जहां पे मुसलमानों की पॉपुलेशन भारत से ज्यादा स्पीड से बढ़ी है? कौन सा ऐसा देश है जहां पे भारत से ज्यादा मुसलमानों को बराबर का अधिकार दिया जाता है? और ये झूठ कहाँ बोल रहे हैं? अमेरिका में बैठ के। क्यों? क्योंकि उनको अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है, देश को बदनाम करना है, समाज को बदनाम करना है। पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है, उसको गलत बताते हैं, सेंगोल को ड्रामा बताते हैं। अरे सेंगोल हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा है, हमारी आन बान शान है। लेकिन पहलवानों पर तो कोई जवाब नहीं देते। नहीं, सुन लीजिए, अब तो भी आते हैं। जो अनगल बातें उन्होंने विदेश में की, उस पर बात कर लेते हैं। इनको शर्म नहीं आती। कभी विदेशी ताकतों को कहते हैं कि आओ भारत में इंटरवेंशन करो, कभी कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं। अरे भारत में माइनॉरिटी का लड़का दिल्ली में खुलेआम एक हिंदू लड़की को मार देता, और एक केस नहीं है, कई केस हैं, सैकड़ों केस। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि माइनॉरिटी मेजोरिटी पे यहाँ पे शोषण कर रही है, और वो उल्टा वहां पे जाके कह रहे हैं, देखिए कि भाई मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों का शोषण हो रहा है। अरे कुछ तो शर्मानी चाहिए आपको। कितना नफरत रखते हो आप हिंदुओं के लिए, कितना नफरत रखते हो आप देश के लिए। इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलेगा नहीं। और आपके जो कर्म है वो भी आपके सामने आएंगे। आपने 84 में जो किया वो भी आपको भुगतना पड़ रहा है, उसका भी आपको सामना करना पड़ रहा है। अब रही बात दूसरे मुद्दे, अगर आप डिबेट करोगे तो उस पर भी हम बात रखेंगे। कल हमारे मिनिस्टर ने क्लियर में डिटेल में बताया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने मॉनिटर किया, कोर्ट ने भी बोला कि अब केस को चलने दो, एफआईआर दर्ज करा दी। और एफआईआर के बाद हर चीज थोड़ी आपकी मान ली जाएगी। इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार गए हैं पहलवान, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल पूछूं, जिस तरीके से हरिद्वार गए हैं पहलवान, उस समय पर किसी के अभी कोई बयान सामने नहीं आया बीजेपी की तरफ से? क्या देश का गौरव नहीं बढ़ाया उन पहलवानों ने? दोनों चीजों को मिक्स ना, गौरव बढ़ाया तो उनका सम्मान भी किया। हाँ। उनको फाइनेंशियल भी सम्मानित किया गया, उनको सरकारों के द्वारा रेलवे नौकरियां भी दी गई, उनका मान सम्मान बढ़ा। पर मेडल जीतने से पहले कितने लोग उनको जानते थे, उसके बाद उनको पूरा मान सम्मान मिला। वो एक अलग बात है। शर्मा जी, दूसरा, चुप रहिए शर्मा जी, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। भूदेव जी, आपकी अनगल बातों को मुझे सुना है, आपकी अनगल बातों को भी मैंने सुना है। मुझे सुन लो, इसको बदतमीजी कहते हैं। गुटखा खा के नहीं छूटा है उन्होंने,
गुटखा खा के आप थूक करके और आप टीवी पे जैसे बैठ करके बदतमीज बोल देते हैं कि व्यक्ति, सरकार ने मैंने पैसा क्या दिया, बोला? आपने एक ऐसा एक नहीं एक दिया। एक करके उन्होंने भूदेव मेडल शर्मा दिए जी, हैं, खेमचंद उनको शर्मा जी, सम्मान एक भी एक करके मिला है। अगर आप अपनी दो बात चीजों को रखेंगे। मिक्स ना करें, आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर ना करें। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया तो सरकारों ने उनको, देश ने, जनता ने उनको सम्मान भी दिया। अब दूसरा विषय है, अब उन्होंने जो आरोप लगाया है, आरोप जिस व्यक्ति पे लगा है तो आरोप को तो सिद्ध करना पड़ेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इंक्वायरी चाहिए। और सरकार ने पहले एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया, पैनल ने भी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रस्तुत की, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। अब पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट तय करेगा कौन दोषी है कौन नहीं है, ना हम तय करेंगे ना आप तय करेंगे। तो उसके लिए सबको इंतजार करना चाहिए। हमने तो बार बार रिक्वेस्ट किया है पहलवानों से, और हमने जो हो सकता है सरकार की तरफ से वो किया है कि आप अपना काम करें, आप अपने खेल के प्रति समर्पित रहें, वहां की तैयारी करें। अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन का आप इंतजार करें, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने दें, उसमें जो भी फैक्ट फाइंडिंग होगा उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। ये तो ये बात है। लेकिन राहुल गांधी लगातार अनगल बातें कर रहे हैं। अब कर्नाटक में कैसे जीत गए? अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे ऑटोक्रेसी है, तो आपको कैसे जीतने देते? हम आपको कैसे जीतने देते? बिल्कुल, खेमचंद शर्मा जी हमारे पास हैं तो हम सब कुछ मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते, जवाब ले लेते। खेमचंद शर्मा जी कांग्रेस को नहीं आने देते, हम कांग्रेस को दबा देते। ठीक है, इनकी क्या है प्रॉब्लम? जब ये जीतते हैं तो ठीक है, तो हम अपने दम पे जीते हैं। जब हारते हैं तो देखिए कि सारे इंस्टीट्यूशंस बीजेपी के कब्जे में, इसलिए हम हार गए। ठीक है। हाँ, भूदेव शर्मा जी जवाब दीजिए। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के मोदी जी कहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र से सीखना चाहिए। जिस देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बोला जाता है, जिसके लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है, उस देश की आप बदनामी कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के। कि हमें ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र से समझ आता ही नहीं आता। महान ऋषियों ने भी दूसरों से सीखा है। आप कहीं भी रखते हो, ये थोड़ी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया का लोकतंत्र भारत के खेमचंद शर्मा जी आप सुन लीजिए। खेमचंद शर्मा जी आप बोल रहे थे, आप खेमचंद शर्मा जी एक एक करके बोलने का मौका मिल रहा है। आप बोल रहे थे, भूदेव शर्मा सुन रहे थे, अब भूदेव शर्मा जी बोल रहे हैं, आप सुनिए। भूदेव शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि कैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हमारे देश के लोकतंत्र को बदनाम करने का काम किया। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ये कहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र से सीखना चाहिए, यहाँ की सरकारों से सीखना चाहिए, और तो ये बताइए कि ये हमारे लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये हमारे देश का अपमान नहीं है। आप तो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र को बदनाम करने का काम कर रहे हो। आपको तो प्रधानमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप सरकार में होते हुए, देश का प्रधानमंत्री होते हुए हमारे लोकतंत्र का सवाल उठा रहे हो। सबसे बड़ा सवाल तो ये खेमचंद शर्मा जी, किसने डिबेट किया? बिल्कुल बिल्कुल इसको दिखाया, बिल्कुल भूदेव शर्मा जी। खेमचंद शर्मा जी अब जवाब दीजिए। एक तरफ आप कहते हैं भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दूसरी तरफ दूसरे देशों से सीखने के लिए जवाब दीजिए। देखिए, मेरे को हंसी आती है। अभी तो हमें आती है, हमें रोना आता है। आप लोगों को तो हंसी आएगी, हमें रोना आता है। भूदेव शर्मा जी अब सुन लीजिए। हंसी इसलिए आती है कि एक तरफ तो सीखना, एक तरफ छोटा या बड़ा कहना, गलत या सही कहना। क्या मोदी जी ने ये बोला कि हमारा लोकतंत्र उनसे नया है, कमजोर है? सीखना तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। कुछ चीजें हर जगह अच्छी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ चीजें किसी भी देश में अच्छी हो सकती हैं। अगर हम सीख सकते हैं तो सीखना चाहिए, क्या दिक्कत है? और अपने में इनकॉर्पोरेट भी करना चाहिए। भारत का जो आज का लोकतंत्र है वो हमारी जो पौराणिक परंपराएं उसको भी लेके चल रहा है, साथ के जो मॉडर्न आज के जो देश हैं उन सभी से हम लोगों ने क्लू लिया है। इवन हमारा संविधान है वो भी सब जगह से क्लू लेके बना है। इसका मतलब ये थोड़ी हम सीख नहीं सकते, सीखना नहीं चाहिए। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, सीखते रहना चाहिए। अगर अच्छी चीज जहां भी मिले सीखो, लेकिन आप अपने देश को डिफेम करो, बोलो नहीं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, खतरे में है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन खतरे में या माइनॉरिटी खतरे में, देश को बदनाम करने की जो साजिश है वो मत करो। ठीक है, देश से विरोध मत करो। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी और भूदेव शर्मा जी अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। वहां पर जिक्र हुआ था मुसलमानों का। भूदेव शर्मा जी मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं कि आपको कैसे कंपेयर नजर आती है कि आज के समय पर जो मुसलमान हैं उनके साथ में उतने अच्छे तरीके से पेश नहीं आते हैं जिस तरीके से, अगर बात 1980 की करें, दोनों का कंपेयर आपने एक साथ में कर दिया। आखिरकार कहां कमी है? मुसलमानों को कहां पर योजनाएं नहीं मिल रही है, कहां पर उनके साथ में जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है? जी पंकज जी, देखिए सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपने कहा कि राहुल जी ने 1980 की बात की, मेरे को पूरी बात कहने दें। ठीक,
ये हमारी राहुल जी ने 1984 के जो दंगे हुए थे उसको भी माना कि गलती थी। जो गलतियां किसी से भी होती है उन्होंने जिन गलतियों को माना है। लेकिन आज अगर मुझे ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति भैंस लेके जा रहा है उसके नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। आज क्या बोलते हैं बजरंग दल के नेता खुद गाय काटते हैं और मुस्लिमों के नाम पर रख करके आगरा में यूपी पुलिस ने क्या बकवास कर रहे हो? बजरंग दल के नेता गाय काटेंगे? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? अपने पीछे शर्मा टाइटल लगाते हो। कांग्रेस में जाके क्या आपने अपना धर्म चेंज कर लिया है? भूदेव शर्मा जी आपकी आवाज नहीं शर्मानी चाहिए। भूदेव शर्मा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बजरंग दल के लोग गाय काटेंगे? अरे कांग्रेसियों ने गाय काटी है, सेलिब्रेट किया है, पार्टी की है, केरल में सबने देखा। आपके भूदेव शर्मा जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। पीसीआर एक बार चेक कीजिएगा आवाज। खेमचंद शर्मा जी, आखिरकार विदेशों में जाकर भारत के बारे में इस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो ये क्या है? ये क्या है? आज ये देखिए, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, खेमचंद शर्मा जी बात पूरी सुन लेते हैं। काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि एक भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी मशीन है कि कोई भी विपक्ष का नेता अगर वहां चला जाता है तो उसके पास ईडी सीबीआई कोई भी संस्था नहीं जाती है, वो दूध का धुला हो जाता है। मोदी जी केवल बस एक शब्द बोलते हैं कि मैं इसे दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भूदेव शर्मा जी मेरे पास तक आपकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ सवाल। जिस तरीके से कंपेयर की गई है मैं उस पर आपसे सीधा जवाब मांगती हूँ। आज के समय में कहां पर दो तरफा की राजनीति, यानी कि हिंदुओं से अलग या दूसरी जाति से अलग और मुस्लिमों से अलग का व्यवहार होता है, मैं इस पर चाहती हूँ कौन सी योजनाएं मुसलमानों को नहीं मिल रही हैं? मैं सिर्फ इतना इसका जवाब चाहती हूँ सीधा। पंकज जी, हर बात को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जाता। ठीक है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात जो राहुल गांधी जी ने कहा है उसको समझने का कोशिश करो। वही आप समझाइए, वही समझने के लिए जनता बैठी है। मुस्लिमों के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, दंगे हो रहे हैं। दिल्ली में हम सबने देखा, पूरी दिल्ली को जला दिया गया। जहाँ आज तक दंगा नहीं हुआ था देश की आजादी के बाद से, वहाँ कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कितने लोगों ने अपने बच्चों को खोया, अपने पिता को खोया, बहनों को खोया। ये क्या था? ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा नहीं हुआ। एक नेता अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि गोली मारो इनको, कपड़ों से इनके जो देश के प्रधानमंत्री है वो बोलते हैं कि मैं कपड़ों से दंगाइयों को पहचानता हूँ। ये क्या है? लेकिन क्या है ये? हाँ। ये अगर आप देश को बांटने का काम नहीं कर रहे, किसी धर्म विशेष के खिलाफ अगर इस तरह के आप बयान दे रहे हो तो वो उनके साथ अगर भेदभाव नहीं है तो क्या है? आप मुझे बताइए। अगर कई बार भैंसों को ले जा रहे हैं, वहां पे आप गाय बता करके उनकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं, मार देते हैं, बाद में पुलिस पता करती है कि इसमें तो भैंसें थी। तो ये क्या है? आपके ही लोग गायों को काट करके और दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। ये क्या है? बताइए मुझे। ठीक, तो ये जो देश में माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, राहुल जी उसके लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल आज देश में देश के लोगों को आपस में जिस तरह से लड़वाने का काम किया जा रहा है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मणिपुर जल रहा है, लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। कल वो जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर के प्रधानमंत्री से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि उनको बचाइए, उनके घरों में उनको जिंदा जलाया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों तक नहीं बोल रहे, अपने मन की बात कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, लेकिन अपने घर में आग लगी हुई है। लेकिन भूदेव शर्मा जी, चाहे देश की बात हो या विदेश की बात हो, आखिरकार जितने भी मुस्लिम हैं उनका वोट बैंक क्यों जाता है बीजेपी को? मैं आपको उदाहरण ताजे ही दे देती हूँ। ये रामपुर का, आजमगढ़ का, जहां पर उपचुनाव हुए लोकसभा के, वहां पर बीजेपी जीती है, जो गढ़ माने जाते हैं मुस्लिम। आखिरकार क्यों फिर मुस्लिम पक्ष जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा नजर आते हैं? आपने तीन तलाक का मामला था, उसको लेकर भी मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हम चाहते हैं 2024 में बीजेपी फिर से आए। ऐसे तमाम काम किए हैं पंकज जी, बिल्कुल जो काम किए हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आप शायद लोकतंत्र का मतलब भूल गए, आप संविधान को नहीं समझ रहे। इसका मतलब लोकतंत्र है इसमें जिसको किसी को भी वोट देने का अधिकार है। कौन कहता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते? कौन कहता है कि हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं देते? लेकिन जब राजनीति आपको नजर आती, जनता को नजर नहीं आती। केवल भारतीय जनता पार्टी और जो कुछ मोदी मीडिया के चैनल है वही बोलते हैं। आप फिर मीडिया पर आ रहे हैं, मुझे इस पर बहस ही नहीं करनी है, मुझे इस पर बहस नहीं करनी है। सपा को देते हैं, बसपा को देते हैं, हर व्यक्ति हर किसी को वोट देता है, तभी जाकर के सरकारें बनती है। अगर एक जाति एक धर्म का कोई भी एक जाति या धर्म अगर किसी एक पार्टी को वोट देते तो मुझे नहीं लगता कि वो एक नगर पालिका में भी चुनाव जीत जाए। ठीक है, नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ विपक्ष को आवाज उठाना, ये विपक्ष का
उठाएगा तो इस लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, जैसे ये खत्म करने ठीक का है काम करता है। भूदेव शर्मा जी, मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाती हूँ कौन कौन से बीजेपी की सरकार में जो है वो मुस्लिमों को योजनाएं मिली हैं। देखिए, मुसलमानों के लिए मोदी सरकार की योजना है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति है, विदेशों में पढ़ने के लिए पढ़ो परदेश योजना लाई है, निशुल्क कोचिंग के लिए नया सवेरा योजना लागू है, यूपीएससी और राज्य सेवा आयोग के लिए नई उड़ान योजना है, कौशल विकास के लिए सीखो और कमाओ योजना है, वित्त निगम के जरिए सस्ते दरों पर कर्ज की व्यवस्था है, शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना है, कौमी वक्फ बोर्ड योजना, कंप्यूटरीकरण के लिए भी योजना है, मौलाना आजाद, तमाम ये योजनाएं हैं। भूदेव शर्मा जी, आपने भी देखा तमाम योजनाएं चल रही हैं, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो बहुत पहले से होती आ रही है। कौन सा ऐसा मुझे पार्टी बता दीजिए जहां पर जब चुनाव होता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होती है? आप एक स्टेट का नाम मुझे बता दीजिए। पंकज जी, अब मुझे जवाब दे दीजिए। आपने बताया योजनाएं अच्छी बात है, सरकार का काम है योजनाएं लेकर के आना, पूरे देश के व्यक्तियों के लिए लेके आना, कोई हिंदू नहीं कोई मुस्लिम नहीं, और यही सरकारों का काम होता है। लेकिन मैंने जो सवाल थे जिनको राहुल गांधी जी ने उठाया, आप उन पर बात कीजिए ना। आज जिस तरह से मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे इनके नेता भड़काने का काम करते हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा भड़काने का काम करते हैं। बात सवाल इसका कीजिए ना। ठीक है, आप इस देश के ठीक है, यानी कि आप समझ गए योजनाओं पर। ठीक है, आप योजनाओं पर समझ गए, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। खेमचंद शर्मा जी, तमाम आरोप लग रहे हैं आप राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम की, दंगे आपके नेता कराते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि देखिए कौन राजनीति करता है। आपको मैं एक बात से बता देता हूँ, अमेरिका में अभी राहुल गांधी जी का एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? निश्चित रूप से मुसलमान। कहाँ से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है? वहाँ की मॉस्क मस्जिदों से, और उसमें से भारत के मुसलमान नहीं, पाकिस्तान के मुसलमान भी, और कई ऐसे मुसलमान भी हैं जो भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। वो इनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो फाइनेंस कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि कौन राजनीति कर रहे हैं। क्या जरूरत है आपको मुस्लिम सम्मेलन करने की वहां पे? वो भी उन लोगों के साथ जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ आग उगलते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर आगे बढ़ रही है। जब हम 3.5 करोड़ घर देते हैं तो उसमें मुसलमानों की जो पॉपुलेशन भारत में है उससे ज्यादा परसेंटेज में घर मुसलमानों को मिलते हैं। ठीक, जाओ चेक करो एरिया में। खेमचंद शर्मा जी, हाँ, समय बहुत कम है, मैं चाहूंगी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। वैक्सीन लगाते हैं सबको लगाते हैं, जब हम पीएम किसान के माध्यम से मदद दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कांग्रेस करती थी। खेमचंद शर्मा जी, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, मैं चाहूँ किया इन्होंने देश को तोड़ने की साजिश की, और राहुल गांधी भूदेव शर्मा जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी। भूदेव शर्मा जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी इस पर। बिल्कुल, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में चर्चा हिंदू मुस्लिम पर होती है, यही सबसे बड़ी बात है। ये चर्चा होनी चाहिए महंगाई को लेकर के, हम महंगाई को लेकर के भी आवाज उठाते हैं, हम बेरोजगारी को लेकर के भी आवाज उठाते हैं। और दूसरी बात इन्होंने अभी कहा फ्री वैक्सीन, मैं इनको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, राहुल गांधी जी ने ही आवाज उठाई थी, तो देश के लोगों को आज तक फ्री में वैक्सीन मिलती रही है। अब आप कहते ठीक है, भूदेव शर्मा जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय बहुत कम है। वैक्सीन थी, याद करो आप वो चीज, जब राहुल गांधी जी ने आपको जब सलाह दी आपने मानी, हमें विश्वास की खुशी थी, लेकिन उनकी सलाह के बाद ही आपने देश के लोगों को फ्री वैक्सीन दी थी, क्योंकि देश के लोगों का अधिकार है कि ऐसी महामारी में फ्री वैक्सीन उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, भूदेव शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, आप दोनों मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है, उसके बाद उनका एक बयान जो सामने आया उसने भारत में हलचल मचा दी है। खास करके बात करें राजनीतिक दलों की तो इस समय पर बयानबाजी अपने पूरे चरम पर है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में जब उनसे पूछा गया कि भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर 1980 का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दलित का 1980 में शोषण होता था, वैसा ही लगता है कि अब इस मौजूदा सरकार में मुसलमानों के साथ हो रहा है। इस तरह का बयान जब राहुल गांधी का सामने आया तो जितने भी पार्टियां थी सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आई और उसी पर राजनीति चरम पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जिस तरीके से राहुल गांधी ने दूसरी बार विदेशी धरती पर जाकर भारत की जो बातें हैं वो उठाई हैं, उसके बाद राजनीति हुई है। अब जिस तरीके से ये बयान सामने आया, ये आगे तक कितनी राजनीति करता है, इसी पर हमारी नजर रहेगी। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।
कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी। चीन कब क्या करता है किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। बीते कुछ दिनों से चीन का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान सुर्खियों में है। सोचने वाली बात यह है कि 276 दिन अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये वापस लौटा है। इसके बाद ड्रैगन ने इसका खुलासा किया है। हालांकि चीन ने यह स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से भेजा था इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है। इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट X-37B की तरह है। इस चाइनीज अंतरिक्ष यान को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। जानकारों का कहना है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। चीन का यह स्पेसक्राफ्ट स्वचालित है। ये खुद टेक ऑफ करके अपना मिशन पूरा करके वापस आने में सक्षम है।